अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो है अपना टॉपिक सी का जो सेकंड पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट एड्स। तो व्हाट इज़ एड्स? एड्स जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका जो रिलेशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है, जो कि मेनली जिस डिज़ीज़ में हमारा बॉडी का जो मेन पार्ट डिफेक्ट होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी ही वो चीज़ है बॉडी की जो कि डिफेंस का रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह, पैरासाइट्स के अगेंस्ट जो है ये वर्क परफॉर्म करती है। तो एड्स जो है ये एक ऐसी ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एड्स जो है ये किस वजह से होती है और इसकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई और इसका जो वायरस है वो कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसे देखेंगे तो आपने ये जो कुछ डेट्स लिखी हुई हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना है कि 1984 में इस जो एड्स कोज करने वाला वायरस है HIV, इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई और ये आइडेंटिफिकेशन मेनली परफॉर्म की गई थी जो पास्चर थे साइंटिस्ट और इनके कोलीग्स वगैरह। और इसके अलावा 1986 में इसको नेम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया HIV, ठीक है जी, जो कि डिजीज़ कोज करता है एड्स। 1984 में HIV की आइडेंटिफिकेशन की गई और उसका जो नेम है वो रखा गया 1986 में, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो अर्ली हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो वो ये नहीं जानते थे कि ये कौन सा वायरस है और इसका मेन वर्क क्या है। तो जो मेन वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 1980s में। 1980s में कुछ ऐसे फिजिशियंस थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो होमोसेक्सुअल हैं और उनमें कुछ ऐसी सिम्टम्स देखने को मिली, जैसे कि सडन वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस हो गया, और रेयर वास्कुलर कैंसर जो स्किन पे कैंसर हो जाता है, और इसके अलावा सेवन निमोनिया, लंग्स की डिजीज़, और स्वेलन लिम्फ नोड्स का स्वेल हो जाना, और लॉस ऑफ इम्यूनिटी की हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो फिजिशियंस को मिली इस सन में 1980s में। ये वर्क रहा होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में, यानी जो सेम सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो इसके बाद ये सारा काम स्टार्ट हुआ और 1984 में जाकर इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये वायरस कौन सा है, और इसके बाद 1986 में आकर इसका नेम रख दिया गया HIV, जो कि कॉज करता है एड्स। और इस HIV को हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये कुछ जो डेट्स हैं और इनकी जो वर्किंग है कि इस सन में कौन सा काम हुआ, इसको आपने जो है वो याद रखना है, और कौन से सिम्टम्स जो हैं वो फिजिशियंस ने रिपोर्ट की थी, अर्ली जो सिम्टम्स थी कि जब ये डिज़ीज़ जो है वो इसकी शुरुआत थी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये होमोसेक्सुअल के अलावा जो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स हैं उनमें भी जो है ये बाद में डिस्कवर हो गई। अब हम उस चीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है वो कैसे है, इसका हम लाइफ साइकिल जो है वो भी देखेंगे एड्स का, जो HIV है। जैसे कि हमने बात की कि जो फिजिशियंस थे इन्होंने 1980s में जो है होमोसेक्सुअल पेशेंट जो थे उनमें इसको रिपोर्ट किया और उसकी कुछ सिम्टम्स भी आपको बता दें कि इन्होंने कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो नोट की। इसके अलावा जो है जब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नॉन होमोसेक्सुअल जो पेशेंट्स थे उनमें भी जो है ये डिस्कवर होना शुरू हो गई। अब वो क्यों? क्योंकि अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये जो एड्स है ये नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट जो हैं उनमें भी रिपोर्ट हुई, ठीक है जी। अनसेफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी वजह से ये नॉन होमोसेक्सुअल में भी जो है वो अपीयर हो गई। अब इस पे जो है वो वर्किंग शुरू हो गई, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि 1984 में इसकी फिर सारा यानी कि काम हुआ, 1986 में इसके नेम रख दिया गया HIV। और HIV जो है वो करता क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से और बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें HIV की, अब ये जो HIV है ये होस्ट स्पेसिफिक है। HIV जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि ये ख़ास किस्म के होस्ट के ऊपर अटैक करता है। एवरी सेल को ये अफेक्ट नहीं करता, इसका एक जो होस्ट है वो स्पेसिफिक है।
ये आपने एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखने कि HIV इज़ होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है जी। अब इसका जो होस्ट है वो कौन है? इसका जो होस्ट है वो है हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये होते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। इनकी एक टाइप है जिसे हम कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये वो टाइप है जिसके ऊपर HIV अटैक करता है। तो हमें ये पता चल गया कि जो HIV वायरस है इसका जो होस्ट है वो कौन है? इसका जो होस्ट है वो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या है? वाइट ब्लड सेल है, और ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, और इसमें जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो उसकी एक टाइप है। इसके ऊपर जो है HIV क्या करता है? अटैक करता है। तो ये आपने बात एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है कि जो HIV का होस्ट है वो कौन है? तो वो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जैसे कि यहाँ पे आपको इस साइकिल भी नज़र आ रहा है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम जब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसकी टर्म्स देख लेंगे, जैसे कि ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसकी प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या हैं। तो यह यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। इसके हमें होस्ट का भी पता चल गया और इसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि HIV जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम को, जाहिर सी बात है, जब इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, जितना हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा उतनी हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है वो इजीली अकर हो जाएंगी। कि जैसे ही इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हुआ तो हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो HIV है वो डायरेक्ट हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के सेल्स हैं, उनको भी अफेक्ट करता है डायरेक्टली। तो ये जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं कि HIV जो है वो क्या करता है, और इसके बाद जो है हमारी बॉडी जो है वो टोटली वीक हो जाती है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं इनके अकर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो HIV है ये ब्रेन जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको भी डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करता है। तो इसके बाद हम अगर एक और जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये रिपोर्ट की बात कि जो मंकीज़ हैं उनमें HIV जो है वो एंटर भी होता है, इसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी होता है, पर डिजीज़ कॉज नहीं करता। इससे ये साबित हुआ कि HIV जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है। अब HIV जो है इसके पास, क्योंकि जो वायरस होता है इनके पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, तो अब ये क्या करते हैं कि ये होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी सारी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये सारा काम हो गया HIV का कि HIV है क्या, इसको डिस्कवर कैसे किया गया। अब ये HIV ट्रांसफ़र कैसे होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। इसकी जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है कि HIV कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी में, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेन इसका आता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बात की, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। ठीक है जी, इसकी वजह से भी क्या हम पर्सन टू पर्सन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, पर अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि हम उसकी मैचिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, या वो ब्लड जो है वो डिफेक्टेड है। इसके बाद अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से या फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये वायरस जो है ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा यूज़ ऑफ अनस्टेराइल साइरिंजेस, यानी कि नीडल्स वगैरह या सिरिंजेस जो पहले से यूज़ हो चुकी हैं उनको री अगेन दोबारा यूज़ करना, उससे भी जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें
मदर टू बेबी भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि इसके ये जो है इम्पोर्टेंट, इसकी जो हम बात करें कि इसके जो ट्रांसफ़र होने के जो कुछ प्रोसेस हैं उनमें ये आ जाते हैं, जिसमें अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, यूज़ ऑफ अनस्टेराइल सिरिंजेस, और इसके अलावा ये जैसे मैंने ऑलरेडी बात की मदर टू बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इसके कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसफरिंग के जो प्रोसेस हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम अगर देखें तो बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और अनसेफ़ यूज़ की वजह से जो है वो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। कि अगर तो हम देखें जैसे कि यूज़ ऑफ अनस्टेराइल नीडल सिरिंजेस, कि एक सिरिंज जो है वो एक पेशेंट को लगाई डॉक्टर ने और वही सिरिंज जो है वो दूसरे जो पेशेंट को लगा दी, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पेशेंट को लगाई जा रही है सिरिंज जो हो सकता है वो अफेक्टेड पर्सन हो, तो वही सिरिंज अगर दूसरे को लगा दी जाए तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं उनमें अगर हम बात करें, इसके जो प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं वो इन सब का उल्ट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बात की कि जो अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये उसकी वजह से होती है। तो हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मैचिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे ब्लड का, फिर उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो अनसेफ फ्रीली सेक्सुअल कांटेक्ट जो है इसको कंट्रोल करके एक हद में जो है लिमिट में लाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ स्टेराइल सिरिंजेस या यूज़ ऑफ स्टेराइल नीडल्स, तो ये सारे जो हैं ये इसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स में आ जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम अपनी जो बुक है अगर हम इसको भी फॉलो करें तो यहाँ पे इसके सारे जो हैं ये लिखे होंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी वैक्सीन के बारे में बात करें तो इसकी जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। 2001 में इसके ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अफ्रीका में, और क्योंकि ये ज़्यादा जो डिज़ीज़ जो है वो अकर होती भी अफ्रीका के अंदर है, और इसके ऊपर जो काम है वो 2001 में जो है वो शुरू हुआ और इसकी कुछ हद तक जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया। इसकी क्योंकि टाइप्स होती हैं, एक होता है HIV पॉजिटिव और एक होता है HIV नेगेटिव। ये दो इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि एक तो ये कंडीशन होती है जिसमें HIV जो है वो रह रहा है हो एज ए होस्ट के तौर पर, यानी कि होस्ट तो हम है उसके, तो हमारे अंदर वो सर्वाइव कर रहा है बट डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा। और एक वो कंडीशन है जिसमें वो एक्टिव होकर जो है वो डिजीज़ कॉज कर देता है, तो उस लिहाज से हम कहते हैं HIV पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका यही लाइफ साइकिल हम देखें कि ये किस तरह से अब जो अटैच होकर बॉडी में जो सेल्स हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट और डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं इनकी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है जिसे हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर साइट। यहाँ पे आप ये देखें, ये पूरा जो सेल है ये ल्यूकोसाइट है जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब इसकी ये CD4 रिसेप्टर साइट है, इसके ऊपर आकर जो है ये HIV अटैक करेगा। अब ये जो अटैकिंग साइट है इसे हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर साइट। यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन इसका नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, और ये हमारे पास इसका RNA है जो कि 2 स्ट्रैंड्स में है। इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं RNA के जो इसका जीनोम है, और यहाँ पे ये हमारे पास इसके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और इसके बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कोटिंग है जिसे हम कैप्सिड का नाम देते हैं। अब जैसे ही ये अटैक करेगा, पेनिट्रेशन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन होगी, तो पेनिट्रेट करने के बाद ये जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड की लेयर है ये ख़त्म हो जाएगी, कोटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो दोबारा है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब होगा क्या कि हमारी जैसे ही ये हमारे सेल में एंटर हो जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट में, तो इसका जो ये वायरल RNA है इसके ऊपर अटैक करेगा इसका जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद है ये इसको यूज़ करेगा वायरल RNA को इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट की फॉर्म में, और फिर आगे बनाएगा क्या, ये RNA DNA हाइब्रिड।
अब आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन तो गया, तो डीएनए जो है इसका एक स्ट्रैंड है, यानी कि इसके साथ आपको ये जो दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं इनमें आरएनए भी है और डीएनए भी है। ये जो है ये मिक्सचर है आरएनए डीएनए हाइब्रिड का, ठीक है जी। अब अगर हम कॉन्सेप्चुअली तौर पर देखें तो जो एचआईवी है इसका आगे जो अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें जो पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके दो टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि 2 टेम्पलेट्स को ये यूज़ करता है। फर्स्ट टेम्पलेट इसका होता है वायरल आरएनए और सेकंड इसका होता है जो आगे ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है वो। अब जैसे ही ये वायरल आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस वायरल आरएनए को कन्वर्ट करेगा आगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड में। अब जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बन गया एक, इसको यूज़ करेगा एज ए टेम्पलेट के तौर पर और एक प्रॉपर जो है उसका वायरल डीएनए बना देगा। अब ये जो वायरल डीएनए बन गया, यहाँ पे अब जो सेल का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हर सेल जो होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जो वायरल डीएनए है ये कहाँ एंटर हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा जो यानी कि जो सेल है उसका एक क्रोमोसोम होता है। अब ये जो वायरल डीएनए क्या करेगा कि जो सेल का जो न्यूक्लियस है इसका जो क्रोमोसोम है उसके साथ अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये एज ए प्रो वायरस जो है इसके साथ जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देगा। प्रो वायरस मीन कि वो उसके साथ अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है जी। अब होता क्या है इन जनरल प्रोसेस, ये बन गया अब क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये वायरल डीएनए हो गया, ठीक है जी। अब जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फर्दर आगे क्या बनती हैं, प्रोटीन्स। ये तो हमारे पास है एक नेचुरल फिनोमिनन। अब डीएनए से जो आरएनए बन रहा है इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। आरएनए से आगे जो प्रोटीन्स बन रही है इनको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेल का न्यूक्लियस है, ये रीजन जो है ये सेल का न्यूक्लियस है। अब इसमें जो है ये जो क्रोमोसोम आपको ये नजर आ रहा है क्रोमोसोमल डीएनए, एक्चुअली ये वायरल डीएनए है। अब ये जो वायरल डीएनए है जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो इससे बनेगा वायरल आरएनए। अब जब वायरल आरएनए में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो उससे आगे फर्दर बन जाएंगी वायरल प्रोटीन्स। तो फिर ये जो वायरल आरएनए अंदर है इसकी दोबारा पैकेजिंग होगी, ठीक है, इसके बाहर कैप्सिड की लेयर बनेगी और यहाँ से जो है ये वायरस क्या करेगा कि रिलीज होगा और फिर ये वायरस जो है दोबारा दूसरे सेल को अफेक्ट करने के लिए रेडी है। तो ये हमारे पास एक इसका जो लाइफ साइकिल का कि किस तरह से ये जो है हमारे सेल को अफेक्ट करता है, तो ये हमारे पास एक हमने इसका देख लिया लाइफ साइकिल, जिसमें मैंने आपको ये इसकी साइट के बारे में बता दिया। ये साइट के बारे में आपने याद रखना है, ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आपको एंजाइम नज़र आ रहे हैं, इसके 2 टेम्पलेट्स हैं। फर्स्ट टेम्पलेट होगा इसका वायरल आरएनए, दूसरा जब ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाएगा तो उसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो इसका दूसरा टेम्पलेट होगा। इसको यूज़ करते हुए ये बना देगा डीएनए, वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए एंटर हो जाएगा सेल के न्यूक्लियस में, वहाँ जाकर ये जो सेल का क्रोमोसोम होगा जो उसका डीएनए होगा उसको होल्ड में लेगा और उसके साथ इनकॉर्पोरेट होकर बना देगा वायरल डीएनए। देन इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये बना देगा वायरल आरएनए, वायरल आरएनए के बाद ये बना देगा आगे वायरल प्रोटीन्स। यहाँ तक जो था वो वायरस का होल्ड था, यानी वायरस का काम था कि इसके बाद इसमें सारा जो मशीनरी थी वो वायरस की थी। जैसे ही ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी में एंटर हुआ तो सारा काम इसने करवाया होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी से, यानी यहाँ तक तो इसका अपना काम था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया कि वायरल डीएनए बना दिया। अब जैसे वायरल डीएनए बन गया तो उसके बाद जो प्रोसेस है सारा वो काम लेगा होस्ट की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उससे, कि उसके न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा और फिर आगे जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी है उससे अपना फ़ायदा लेगा कि वायरल डीएनए से आगे वायरल आरएनए बनाएगा और फिर वायरल प्रोटीन्स बना देगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने पास कोई ऐसा जो प्रोसीजर है वो मौजूद नहीं है कि वो ख़ुद जो है वो आगे इन्फेक्ट कर सके। तो ये सारा जो है हमारे पास जो HIV का लाइफ साइकिल, एड्स का जो लाइफ साइकिल है वो हमारे पास हमने उसका एज ए डायग्रामेटिकली तौर पर जो है उसको देख लिया। तो ये कुछ हमारी जो एड्स है उसके बारे में हमने स्टडी किया कि एड्स की डिस्कवरी क्या है, उसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या हैं, ट्रांसफ़र किस वजह से होती है और जो HIV वायरस है उसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। तो ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।